हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम इसके क्वेश्चन आंसर्स लेकर चल रहे थे। अलग अलग टॉपिक से चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था। आज के सेशन में कुछ और प्रश्नों पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आपने लास्ट सेशन में सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। व्हाट इज मेंट बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? तो बेसिकली जो एक्यूरेसी बता रहे हैं आपका, या फिर प्रिसाइज मेजरमेंट दे रहे हैं, उन्हीं को आपका क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जा रहा है। कुछ लॉस है, इसको रूल्स है इसको पहचानने के लिए और निर्धारित करने के लिए कि कौन कौन से आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यानी सार्थक अंक होंगे। तो यहाँ पर हमने वो रूल्स अच्छे से पढ़े थे, ठीक है ना। और मैंने होमवर्क में आपको कुछ संख्याएं दी थी जिनमें आपको बताना था कितने सार्थक अंक होंगे। ओके, चलिए आज के सेशन में यहाँ पर एक और कुछ और क्वेश्चंस को लेकर हम चलते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन जो है आपका वो यहाँ पर न्यूमेरिकल है। द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 kilogram per liter. If the density of methanol is 0.793 kilogram per liter, what is its volume? What is its volume needed for making 2.3 liter of its 0.25 m solution? ठीक है, चल समझिए प्रश्न में क्या दिया गया है, क्या आपको पूछा गया है, ठीक है। चलिए बताइए कैसे करेंगे इसे। चलिए, इस न्यूमेरिकल में आपको करना क्या है बताइए मुझे। देखो, डेंसिटी आपके पास दी गई है, मेथनॉल आपको पास बताया गया है, तो यानी मेथनॉल आपका क्या है? CH3OH, ठीक है। इसका आप लोग क्या निकाल लेंगे यहाँ पर? मोलर मास जो होगा, मॉलिक्यूलर मास जिसे आप कह रहे हो, वो निकाल लेंगे। डेंसिटी आपके पास दी गई है, ठीक है ना। अब मोलैरिटी और डेंसिटी में आपका क्या रिलेशन है, उस रिलेशन के थ्रू आप मोलैरिटी निकालेंगे, ठीक है ना। देन आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। सपोज आपको V1 निकालना है, क्यों? क्योंकि आपको क्या बोला गया है? व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 0.3 लीटर ऑफ इट्स 0.25 m सोल्यूशन, ठीक है ना। तो आपको पूछा गया है कि व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड, इसका कितना आयतन चाहिए होगा फॉर मेकिंग 2.3 लीटर ऑफ इट्स 0.25 m सोल्यूशन, ठीक है ना। यदि हमें इसका 0.25 m का सोल्यूशन बनाना है, वो भी कितना? 2.3 लीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में खुद से करके आएंगे। इससे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, वो आपने किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, calculate the amount of CO2 that could be produced when first
when 1 mole of carbon is burnt in air. 1 mole of carbon ठीक है with air or in air. Second, 1 mole of carbon is in 16 gram of O2. ठीक है. तीसरा लिखेंगे 2 moles of carbon are burned in 16 gram of ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन भी जिसे आप कह रहे हो. ठीक है. चलिए सबसे पहले देखो स्टोइकियोमेट्रिक से आपका क्वेश्चन है. सबसे पहले आपको किसी भी रिएक्शन को दिखाने के लिए आपके पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए. ठीक है ना. फॉर दैट रिएक्शन, उस अभिक्रिया के लिए. तो कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. सिंपल सी बात. ठीक है. यही अभिक्रिया है. कार्बन आपका ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है. ठीक है. यहाँ पर कितना है, 1 मोल कार्बन है. ठीक है ना. ऑक्सीजन कितना है, 1 मोल है. इसके आगे 1 1 है ना, तो ये भी 1 मोल है. और कितना प्रोड्यूस हुआ है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है. अगर 1 मोल की बात करें तो 1 मोल का मतलब कार्बन का 1 मोल का मतलब यहाँ पर किससे, आपका 12 ग्राम से है ना. ये 12 ग्राम. ये 1 मोल का मतलब 2 ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम. और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है 44 ग्राम. ठीक है ना. अब इसी में आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई. जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट विद एयर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस. तो कितना आपका प्रोड्यूस होगा अगर 1 मोल कार्बन को जलाया जा रहा है. तो 1 मोल कार्बन को जलाने पर 44 ग्राम आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है. समझ रहे हैं ना. चलिए तो पहला करिए. In complete combustion, 1 mole of CO2 is produced. ठीक है ना. आपका कंप्लीट कंबशन जब हो रहा है कार्बन का यहाँ पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है. और कितनी बन रही है, 1 मोल बन रही है. और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब आपका क्या है, 44 ग्राम की बात हो रही है. ठीक है. पहली चीज. दूसरा क्या था आपका क्वेश्चन का पार्ट, दूसरा था 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है ना. 1 मोल आपका कार्बन जो है वो 16 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है. आपने बोला हमारा यहाँ पर 1 मोल जो है कार्बन का, वो 1 मोल डाइऑक्सीजन से आपका रिएक्ट करेगा, तब 1 मोल CO2 बनेगा. और 1 मोल का मतलब है 32 ग्राम और यहाँ पर 12 ग्राम. ठीक है ना. बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है कि 16 ग्राम से आपका रिएक्ट करना है. 16 ग्राम से कार्बन रिएक्ट करेगी तो कितना करेगी, 6 ग्राम करेगी. ठीक है. और फिर बनेगा कितना, इसका भी आधा मोल बनेगा. समझ रहे हो. बस यही आपको लिखना है अपने आंसर में. तो ये यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर डाइऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया है ना. ये लिमिट तय कर रहा है, सीमांत अभिकर्मक. समझ रहे हो. क्योंकि हमारे पास कार्बन, हमारे पास 1 मोल पूरा है हमारे पास कार्बन, यानी कि 12 ग्राम है हमारे पास कार्बन. लेकिन डाइऑक्सीजन हमें 32 ग्राम चाहिए थी उसके साथ के लिए, लेकिन हमारे पास 16 ही ग्राम है. तो हमारा सिर्फ 6 ग्राम जो कार्बन है, यानी आधा मोल कार्बन ही इससे आपका रिएक्ट करेगा, पूरा 1 मोल रिएक्ट नहीं करेगा. तो आप यही लिखेंगे, here O2 is act as a limiting reagent, 16 gram of
O2 react with 16 gram of O2 react with 0.5 mole of carbon and will produce or to give 22, इसका भी क्या हो जाएगा हाफ, पहले 44 था तो इसका हाफ हो जाएगा, तो कितना 22 ग्राम बनेगा। 22 ग्राम ऑफ कार्बन, समझ रहे हो ना, स्टोइकियोमेट्री से आपका क्वेश्चन। चलिए अब तीसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का, 2 moles of carbon are burnt in 16 gram of डाइऑक्सीजन, ठीक है ना। अगेन देखो हमें पता है कि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कार्बन का 1 मोल लगता है, ऑक्सीजन का 1 मोल लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनता है, ठीक है ना। 1 मोल का मतलब है 12 ग्राम, ऑक्सीजन के 1 मोल का मतलब है आपका 32 ग्राम, और तब आपका 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर आपने 1 मोल के स्थान पर 2 मोल दे दिए हैं, यानी कि हमारे पास हो गया है 24 ग्राम, इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है जब आपके पास अभी भी ओनली 16 ग्राम है। तो अगेन ऑक्सीजन यहाँ पर जो आपका है वो एज अ लिमिटिंग रिएजेंट काम करेगा, और जो सिर्फ अभी भी आपका यहाँ से 0.5 मोल, आधे मोल से आपका रिएक्ट करके फिर से कितना 22 ग्राम आपका कार्बन प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। क्लियर, लिखिए। Here again O2 acts as a limiting reagent, ठीक है ना। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और डाइऑक्सीजन will react with 0.5 mole of carbon to give 22 ग्राम of कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आपका एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की ही तरह आपका एक एग्जाम्पल लिया गया है, सपोज किया गया है किसी रिएक्शन को। इन अ रिएक्शन, क्वेश्चन लिखिए, इन अ रिएक्शन A plus B टू गिव्स AB2, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की तरह है लगभग, है ना। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, identify the limiting reagent if any, यदि कोई है। identify the limiting reagent if any in the following reaction mixtures, ठीक है ना। इस अभिक्रिया में आपको सीमांत अभिकर्मक पता करना है यदि कोई है। रिएक्शन मिक्सचर्स आपको बताएंगे गए हैं। फर्स्ट है आपका 300A विल रिएक्ट विद 200B, ठीक है ना। 300 और 200 क्या है आपके एटम्स है,
300 atoms of A will react with 200 atoms of B। अब बताइए, देखो समझिए, इस रिएक्शन को आप इस तरह से लिख सकते हैं, A का 1 मोल है आपका, है ना, जो रिएक्ट कर रहा है B2 के 1 मोल से अगेन, ठीक है, और देन आपका क्या बन रहा है, AB2 का भी 1 मोल बन रहा है। इससे क्या निकल कर आता है सामने कि अगर आपके पास पहला केस 300 एटम्स है आपके पास A के, तो B के भी आपके B2 के भी आपके पास 300 एटम्स ही होने चाहिए, तब AB2 जो बनेगा उसके भी 300 एटम्स बनेंगे। समझ रहे हैं ना, बोलो भाई। लेकिन यदि आपके पास A के 300 एटम है और B के 200 एटम्स ही हैं, तो इसका मतलब B2 के, तो इसका मतलब ये B2 यहां पर कैसा एक्ट करेगा, एज अ लिमिटिंग रिएजेंट। समझ रहे हो ना, क्योंकि वो आपका पहले समाप्त हो जाएगा, 200 पहले समाप्त हो जाएगा, इसके अभी भी 100 एटम्स होंगे जो अनरिएक्टेड होंगे, ठीक है ना, यानी कि वो अभी तक रिएक्ट नहीं किया जिन्होंने। ओके, चलो लिखिए, 200 atoms of B2 will react with only 200 atoms of A, thereby leaving 100 atoms of A unreacted। ठीक है, समझ गए। अब कर लेंगे आप लोग, सिर्फ आपको लिमिटिंग रिएजेंट बताने हैं इसमें। अब मैं बाकी जो पॉइंट्स दे रही हूँ आपको खुद से करने हैं। सेकंड है आपका 2 मोल्स ऑफ A, 2 मोल A प्लस 3 मोल B, इसमें कौन रिएक्ट आपका रिएजेंट होगा, लिमिटिंग, ठीक है ना। 100 एटम्स ऑफ A प्लस 100 एटम्स ऑफ B, दोनों के 100 एटम है, तब कौन आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। 2.5 moles of A plus 5 moles of B। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन है आपके पास, हाउ आर 0.50 मोल ऑफ Na2CO3, ठीक है ना, 0.50 मोल ऑफ Na2CO3 and 0.50 m Na2CO3 are different, ठीक है ना। चलिए देखो, ये क्वेश्चन आपका सिंपल सा ही है, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। ये क्या है, 0.50 मोल नंबर ऑफ मोल्स Na2CO3 के, एंड ये जो आपका है ये मोलारिटी बता रहा है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स आपका पता है 0.50 मोल में आपका, अगर आप सिंपल सोल्यूशन में आप सिंपल पहले Na2CO3 का मोलर मास निकालेंगे, ठीक है ना। तो क्या आएगा आपका, Na का जो एटॉमिक मास है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, प्लस कार्बन का प्लस ऑक्सीजन का इंटू उसके 3 एटम, ठीक है ना। तो ये आ जाता है आपका 106 ग्राम पर मोल। अब इसको, इसमें कितने आपका द्रव्यमान होगा, 0.50 मोल जो है
उसमें कितना द्रव्यमान होगा, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 106 इंटू 0.50, तो ये क्या आ गया 53 ग्राम आ गया, ठीक है ना। सो 0.50 मोल contains 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। और इसके अकॉर्डिंग क्या है 0.50 मोल का मतलब क्या है कि आपका, हमें पता है मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अगर मैं मान लूं सोल्यूशन जो है आपका वो 1 लीटर है, तो 0.50 और यहाँ मोलारिटी भी कितना है 0.50, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो 0.50 मोल है Na2CO3 के, वो 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन में आपका प्रेजेंट है, ठीक है ना, जिससे कि उसका मोलारिटी भी कितना आ रहा है 0.50 m आ रहा है। क्लियर है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर ले जाएंगे, ओके। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। बाकी इस चैप्टर में जितना हमने आपका पदार्थ से लेकर के चले थे, उसकी केमिकल फिजिकल क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखी थी, देन वहां पर केमिकल कॉम्बिनेशन के आपके जो लॉज आए थे उन सभी को हमने अच्छे से पढ़ा था, उनको आप लोग तैयार कर ले जाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन की बात की थी, और कॉन्सेंट्रेशन को किस तरह से मेजर किया जाता है अलग अलग टर्म्स में, जैसे मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, आपका नॉर्मेलिटी, ये सब सारा हमने वहां पर पढ़ा था। स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन हमने किए, लिमिटिंग रेजिएंट के बारे में पढ़ा। पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। अभी भी कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे। आने वाले सेशन से एक नए चैप्टर पर हम लोग बात करेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।